अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? साकाज़ एकेडमी के चैनल से आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। आज की मेरी डे 22 और कल का जो लेक्चर था वो आप लोगों ने डेफिनेटली सुन लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं सुना वो यूट्यूब पे के ऊपर उसका उसका लेक्चर मौजूद है। आप वो वीडियो देख के फिर आगे अपना सिलसिला कंटिन्यू कर सकते हैं। नए आने वालों के लिए ये है कि ये मैं अपनी हेयर कलरिंग की बुक आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ये हेयर कलरिंग की बुक है, उर्दू ज़बान में ये किताब है और ये बेसिकली मैंने ख़ुद मेरी ये लिखी हुई किताब है। इसको उर्दू ज़ुबान में लिखने का मकसद ये था कि आपको इंग्लिश ज़बान में तो इसकी इस तरह की हेयर कलरिंग से रिलेटेड बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, लेकिन ये किताब ख़ास तौर पे मैंने अपने पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए बनाई है, लिखी है। और वो जो दुनिया भर में जहाँ कहीं पाकिस्तानी ब्यूटिशियंस मौजूद हैं उन लोगों के लिए ये लिखी है ताकि उनको आसानी हो। और वो हेयर कलरिंग एक ऐसा टॉपिक है कि जो एक प्रोफेशनल्स को ख़ास तौर पे जो इस ब्यूटी की फील्ड में है, ये एक बहुत टेक्निकल टॉपिक है, एक टेक्निकल चीज़ है और जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये किताब लिखी और अब मैं इसको पढ़ा रही हूँ। ये जो किताब है, जिन लोगों ने ये किताब ख़रीदी है उनके लिए उनका मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। वो ग्रुप जो है वो वहाँ पे मुझसे डायरेक्ट कोई ना कोई सवाल जो भी उनकी इस किताब से रिलेटेड उनको सवाल होता है वो पूछ लेते हैं। जिन लोगों ने किताब नहीं ख़रीदी वो इसको मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर इसके लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हमारा डे 22 है और आज मैंने आप लोगों को बताना है कुछ मैं टेक्निकल वर्ड्स जो हेयर कलरिंग में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी और फिर ये कलर का प्रोसेस होता कैसे है इसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहला हमारा जो आता है टॉपिक आ रहा है, हम चैप्टर 5 पे हैं। चैप्टर 5 का में हमारा जो आज टॉपिक है वो सिंगल प्रोसेस परमानेंट कलर। अच्छा, सिंगल प्रोसेस परमानेंट कलर क्या है? यानी सिंगल प्रोसेस वो होता है कि आपने एक ही दफ़ा कलर लगाया और आपको वॉश किया और आपको रिजल्ट मिल गया, तो उसको हम सिंगल प्रोसेस परमानेंट कलर कहते हैं। ये यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। इस किस्म के कलर्स एक ही वक्त में दो तरह के काम करते हैं, एक कलर को डिपॉजिट करना और दूसरा नेचुरल हेयर कलर यानी मेलानिन को लिफ्ट करना यानी लाइट करना। ठीक है, इसकी मिसाल है वर्जिन हेयर बालों को कलर करना या पहले से डाई किए हुए बाल जब बढ़ जाएं यानी ग्रो कर जाएं तो जो उनकी नई रूट्स आती हैं उन रूट्स को डाई करना। तो ये आप देख लें कि दो तरह के बालों पे कि एक तो बाल वर्जन यानी आपने कभी कोई मेहंदी डाई वगैरह कुछ नहीं लगाया, पहली दफ़ा आप डाई लगा रही हैं, तो वो भी उसको भी हम सिंगल प्रोसेस वो कहेंगे, कलरिंग कहेंगे। और अगर आप पहले से डाई लगा रही हैं और आपकी रूट्स ग्रो कर गई और आपने जस्ट रूट्स के ऊपर कलर लगाना है तो वो भी सिंगल प्रोसेस कलर कहलाएगा। वर्जिन हेयर की का मतलब है वो बाल जिन पर पहले कभी कोई केमिकल का अमल ना किया गया हो और ना ही मेहंदी वगैरह लगाई गई हो, ऐसे बालों को वर्जिन बाल कहा जाता है। अच्छा, सिंगल प्रोसेस कलर रीटच। अब ये देख लें, सिंगल प्रोसेस कलर रीटच में क्या है? जब डाई किए हुए बाल ग्रो कर जाते हैं तो नई आने वाली रूट्स को कलर करने की जरूरत होती है ताकि बालों को एक टोन में रखा जा सके और कलर बुरा ना लगे। इस अमल को सिंगल प्रोसेस कलर रीटच कहा जाता है। इस अमल में जहां एक तरफ आने वाली रूट्स को कलर करते हैं वहीं दूसरी तरफ पहले से डाईशुदा बालों को रिफ्रेश किया जाता है। और पहले से डाईशुदा बालों को फ्रेश लुक देने के अमल को ग्लेजिंग, ग्लॉसिंग ये कहा जाता है। कलर बाथ भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादा ये है कि ग्लेजिंग कहा जाता है, ग्लॉसिंग कहा जाता है। ग्लॉसिंग का प्रोसेस वो आगे फार्मूलाज दिए हुए हैं, इंशाल्लाह बुक के आखिर में ये इन चीज़ों के फार्मूलाज भी आप लोगों को बताऊंगी मैं। और इस अमल में अमोनिया फ्री कलर को इस्तेमाल किया जाता है। रूट्स के जो टचअप है उसके लिए अमोनिया फ्री कलर नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि जो कलर आप पहले से डाईशुदा बालों के ऊपर जो जब आप उनको ग्लॉसिंग करने के लिए कलर इस्तेमाल करते हैं उसके लिए अमोनिया फ्री कलर इस्तेमाल किया जाता है। ग्लॉसिंग का तरीका कार किताब के आखिर में दर्ज है, वो फिर मैं इंशाल्लाह आपको आगे जब हम पहुंचेंगे तो फिर आपको बताऊंगी। अमोनिया फ्री कलर को फेडेड बालों पर इस्तेमाल करने से बाल कम पोरस होते हैं। उसकी रीजन ये आपको बता दी कि अमोनिया फ्री कलर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। परमानेंट सिंगल प्रोसेस रीटच विद ग्लेज। अब ये क्या है? न्यू ग्रोथ और फेडेड एंड्स पर कलर लगाने के स्टेप्स। ये अब इसके स्टेप्स हैं।
पहले कलर हम न्यू ग्रोथ बालों पर करेंगे, यानी जो रूट्स आपकी निकल आई हैं। ये एहतियात करनी है कि पहले से कलर शुदा बालों पर कलर ना लगे। पहले से कलर शुदा बालों पर अगर ओवरलैपिंग हो जाए, यानी जो आपने पहले से बालों को कलर किया अगर उसी के ऊपर कलर लग जाए तो क्या होगा, लाइन ऑफ डिमार्केशन बन जाती है। यानी ये देखें, आपने अक्सर ये देखो, यहाँ आपको मैं पिक्चर में ये नजर आ रहा है कि नीचे बाल कलर लाइट है और ये एक लाइन सी आपको नजर आ रही है, डार्क और लाइट के दरमियान एक लाइन ऑफ डिमार्केशन बन जाती है और ये जो होती है ये नुमायां हो जाती है, जो कि बहुत बुरी लगती है। लाइन ऑफ डिमार्केशन कहते हैं उस फर्जी लाइन को जो डाई शुदा बालों के ग्रो होने के बाद ग्रो होने वाले बालों और पहले से डाई शुदा बालों के दरमियान वाजे नजर आना शुरू हो जाती है, तो उसको लाइन ऑफ डिमार्केशन कहते हैं। ये आप लोगों को मैंने बताया कि मैं कुछ टेक्निकल अल्फाज बताऊंगी, तो ये टेक्निकल अल्फाज आप अपने जहन में रखें। लाइन ऑफ डिमार्केशन, ग्लॉसिंग, ग्लेजिंग, सिंगल प्रोसेस, रूट टचअप, तो ये चीज़ें, ये अल्फाज आप लोगों को पता होने चाहिए एज ए प्रोफेशनल। डबल प्रोसेस हेयर कलर। अच्छा, डबल प्रोसेस हेयर कलर क्या है? इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे हेयर लाइटनिंग की। मैं थोड़ा सा इस तरह यूं करती हूँ ताकि ये लाइट पड़ रही है तो लिखा हुआ सही नजर आए। हम बात करेंगे हेयर लाइटनिंग की जब ब्लीचिंग या डीकलराइजेशन, जिसे हम ब्लीचिंग या डीकलराइजेशन कहते हैं, और ये अमल एक केमिकल अमल है जिसमें बालों का कुदरती कलर या मेलानिन को ब्लीच किया जाता है या फिर बालों में से आर्टिफिशियल कलर को भी ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब क्लाइंट अपने नेचुरल कलर से बहुत लाइट शेड करवाना चाहता है तो कलर लगाने से पहले बालों को ब्लीच करते हैं, जिसे प्री लाइटनिंग भी कहते हैं। और अगर हमने बालों पर बहुत पेल या कूल कलर्स को हासिल करना हो तब भी बाज़ औक़ात डबल प्रोसेस ज़्यादा मुफीद रहता है, यानी पहले बालों को डीकलराइज करना यानी ब्लीच करना ब्लीच के साथ, और फिर बालों में कलर को डिपॉजिट करने के लिए हेयर कलर लगाना। डबल प्रोसेस हाई लिफ्ट कलरिंग को 2 स्टेप्स ब्लॉन्डिंग भी कहते हैं। अब ये दूसरा नाम उसका आ गया कि 2 स्टेप्स ब्लॉन्डिंग, और इस टेक्निक में लाइट ब्लॉन्ड शेड को 2 स्टेप में हासिल किया जाता है। पहले स्टेप में बालों को प्री लाइटन करते हैं और दूसरे स्टेप में टोनिंग की जाती है। चूंकि लाइटनिंग का अमल और कलरिंग का अमल 2 अलग अलग काम है, इसलिए इसमें आप बहुत सारे मुख्तलिफ कलर्स को हासिल कर सकते हैं। डबल प्रोसेस कलरिंग में बालों के अंदर छुपे हुए अंडरलाइंग पिगमेंट कलर के रिजल्ट में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। ये मैं अंडरलाइंग पिगमेंट का आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसको अंडरटोन्स भी कहते हैं, और ये पूरा हमारा एक टॉपिक था जो कि आपको पीछे के किसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा। और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट के लिए एक परफेक्ट फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी होती है, जो कि हम ब्लीच के बाद हासिल करते हैं। यानी अगर आपने रिजल्ट लॉन्ग लेना है तो और लाइटर शेड लेना है तो पहले आपको ब्लीच करनी पड़ेगी। प्री लाइटनिंग का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि बालों को ब्लीच का तरीका होता है। इसमें बालों को ब्लीच करके मतलूबा लेवल तक लेके जाया जाता है और फिर बालों को पीएच बैलेंस शैम्पू से धोकर बालों में मास्क लगाकर एसिडिफाई किया जाता है। फिर बालों को धोकर तौलिए से खुश्क करके लगाने से पहले स्ट्रैंड टेस्ट कर लेते हैं ताकि कलर के रिजल्ट का सही अंदाजा हो सके। ये मैंने आपको बताया। और ये जो डबल प्रोसेस कलरिंग होती है ये टाइम टेकिंग होती है। आपने अपने क्लाइंट को ये नहीं कहना कि बस आप बैठे और चेयर पे बैठे और आपका रिजल्ट आ गया, ऐसा नहीं होता। अब अगला हमारा आ जाता है ब्लीच का इस्तेमाल। ठीक है, ओके। पिछले चैप्टर्स में हम ब्लीच के बारे में काफ़ी तफसील के साथ पढ़ चुके हैं कि ब्लीच क्या होती है और ये किस तरह बालों पर काम करती है और ब्लीच की कितनी इकसाम होती हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ब्लीच बालों पर किस तरह इस्तेमाल होती है। ऑन द स्कैल्प लाइटनिंग, यानी आप सर की जिल्द जो होती है, बालों की जो के नीचे जो सर की जिल्द होती है उसके ऊपर उसको लाइटनिंग, उसके साथ जो बाल होते हैं वो कैसे लाइट किए जाते हैं। ये वो लाइटनर्स होते हैं जो हम सर की जिल्द पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किस्म के लाइटनर्स या ब्लीच में क्रीम, ऑयल या पाउडर शामिल है। इस तरह के जो लाइटनर्स होते हैं कि लाइटनर्स या ब्लीच में क्रीम होती है, ऑयल या पाउडर शामिल किए जाते हैं और ये सर की जिल्द पर लगाना आसान होते हैं। ऑयल लाइटनर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते बल्कि माइल्ड होते हैं, इसलिए अगर 1 या 2 लेवल लाइट जाना हो तो ऑयल लाइटनर्स ठीक रहते हैं। इस किस्म के लाइटनर्स अक्सर चेहरे और बॉडी के डार्क हेयर को ब्लीच करने के लिए प्रोफेशनली इस्तेमाल किए जाते हैं। क्रीम की शक्ल में जो ब्लीच दस्तयाब होती है वो बालों को हाई लिफ्ट करती है लेकिन सर की जिल्द के लिए भी मुनासिब रहती है। क्रीम ब्लीच को इस्तेमाल करने के दर्ज झेल फवायद है। क्रीम ब्लीच नाम नहीं है ये, यानी वो ब्लीच जो क्रीम की शक्ल में होती है। इनमें कंडीशनिंग एजेंट होते हैं जो कि बालों और सर की जिल्द को किसी हद तक महफूज रखते हैं।
इनकी थिकनेस की वजह से एप्लीकेशन आसान और कंट्रोल तरीके से होती है। क्रीम लाइटनर का मिक्सचर बहुत पतला नहीं होता कि लगाने से पहले बहने लगे, यानी आप लगाएं और वो रनी हो, वो बहना शुरू हो जाए। इनमें एक्टिवेटर्स को भी शामिल किया जा सकता है ताकि प्रोसेस तेज हो। एक्टिवेटर्स को बूस्टर्स या एक्सेलरेटर्स भी कहा जाता है। ये लाइटनिंग करने की काबिलियत में इजाफा कर सकते हैं, यानी ये कंपनीज देती हैं, जरूरी नहीं होता हर कंपनी दे, हर कंपनी का अपना फार्मूला होता है, लेकिन ये दिया भी जा सकते हैं और देते भी हैं और उनको, ताकि वो प्रोसेस जो है वो तेज हो सके। पाउडर ऑफ द स्कैल्प लाइटनर्स, इनको क्विक लाइटनर्स भी कहा जाता है और ये खास तौर पर तैयार किए जाते हैं ऐसे ब्लीचिंग के अमल के लिए जिनमें स्कैल्प पर ब्लीच नहीं लगाई जाती। दूसरे लफ्जों में ऐसी ब्लीच को सर की जिल्द पर नहीं लगाया जाता, लेकिन अब मार्केट में बहुत सी कंपनियां पाउडर की शक्ल में ब्लीच दे रही हैं जो कि स्कैल्प पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ब्लीच ब्लॉन्डिंग के लिए कारआमद होती है। ऐसी ब्लीच में प्री सल्फेट सॉल्ट शामिल होते हैं जो कि जल्दी और स्ट्रॉन्गर लाइटनिंग में मददगार होते हैं, यानी इसमें प्री सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं जो कि बालों के जो लाइट करने का, बालों के कलर को लाइट करने का अमल को तेज कर देते हैं और वो स्ट्रांग होते हैं। ऐसी ब्लीच प्रोसेस के दौरान अक्सर फूल जाती है, ठीक है, ये इस तरह की जिसमें प्री सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं वो फूल जाती है। टाइम फैक्टर्स, दर्जेल फैक्टर ब्लीच के प्रोसेस टाइम पर असरअंदाज होते हैं। बालों का कलर जितना डार्क होगा उनके अंदर उतना ही ज्यादा मेलानिन पाया जाएगा और बालों में जितनी ज्यादा मेलानिन की मिकदार होगी ब्लीच करने का अमल उतना लंबा होगा और बाल पेल ब्लॉन्ड के लेवल तक जाने में उतना ज्यादा टाइम लेंगे, ठीक है, यानी वो उतना ही टाइम, जितना डार्क कलर का बाल होगा यानी ब्लैक होगा तो बहुत टाइम लगेगा, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, उस हिसाब से फिर आप लोगों के ब्लीच का प्रोसेस भी टाइम लेगा। ब्लीच के अमल के दौरानिये के अनुसार बालों की पोरोसिटी पर भी होता है। बाल जितना पोरस होगा वो जल्दी ब्लीच होकर लाइट हो जाएगा और बाल जितना कम पोरस या हेल्दी होगा ब्लीच का दौरानिया भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि पोरस बालों के क्यूटिकल खुले होते हैं और ब्लीच आसानी से बाल के कॉर्टेक्स में जाकर अपना अमल शुरू कर देती है। बालों की टोन भी ब्लीच के अमल के दौरानिये को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। अगर बालों के कुदरती कलर में रेड टोन ज्यादा है तो इसी रेड टोन को डिफ्यूज करने में ज्यादा वक्त दरकार होगा। डिफ्यूज करना यानी ब्लीच होने में ज्यादा वक्त लगेगा। खास तौर पर अगर हमें पेल ब्लॉन्ड या ऐश ब्लॉन्ड के शेड्स करने, यानी हमें इतना लाइट लेके जाना हो बालों को, तो फिर हमें टाइम लगता है ब्लीच करने में। ब्लीच कितनी स्ट्रांग है ये बात भी ब्लीच के अमल के दौरानिये पर असरअंदाज होती है, क्योंकि ब्लीच की प्रोडक्ट जितनी स्ट्रांग होगी ब्लीच का अमल उतना फास्ट होगा। हीट भी ब्लीच के अमल को तेज करने में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन हीट का इस्तेमाल करते वक्त हमें मोहतात रहना होता है ताकि हम अपना मतलूबा ब्लीच का लेवल हासिल कर सकें। अगर हमने बाल बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर लिया तो शायद टोनर्स मतलूबा रिजल्ट ना ला सकें, और अगर बाल ज़्यादा ब्लीच हो जाएं तो बाल पोरस हो जाता है और टोनर जैसे ही लगाते हैं बाल उसको एकदम जज्ब कर लेता है, जिससे पैची रिजल्ट आ जाता है। अक्सर कहा जाता है कि ब्लीच के बाद बाल पैची रिजल्ट आया तो उसकी रीज़न यही है कि कहीं बाल अगर ज़्यादा पोरस हो जाता है तो वो ये होता है कि वहाँ एकदम जैसे आपने टोनर लगाया पूरे सर पे आप लगाते हैं, वहाँ वो एकदम से कलर पकड़ लेगा और फिर आपके पास पैची रिजल्ट आएगा। तो ये है हमारा हो गया दूसरी टाइप के ब्लीच। अब हम प्रिलिमिनरी स्ट्रैंड टेस्ट, यानी अब ये कौन सा स्ट्रैंड टेस्ट है इसको पढ़ते हैं। बालों को ब्लीच करने से पहले प्रिलिमिनरी, मैं इसको एक दफ़ा फिर आहिस्ता से बोलती हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। प्रिलिमिनरी स्ट्रैंड टेस्ट करना लाजमी है ताकि प्रोसेसिंग टाइम ब्लीच के बाद, प्रोसेसिंग टाइम यानी ब्लीच के जो आपका कितना वक्त लगेगा वो ब्लीच के बाद बालों की हालत और फाइनल रिजल्ट के बारे में मालूम कर सकें। हेयर स्ट्रैंड पर ब्लीच लगाकर बालों पर ब्लीच के रिएक्शन को बगौर मुआयना करते रहें। खास तौर पर यह देखना है कि कहीं बाल टूट तो नहीं रहा। ब्लीच प्रोसेस के दौरान और ब्लीच के बाद बालों को लाजमी रिकंडीशनिंग यानी डीप कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है ताकि टोनिंग का अमल अच्छे तरीके से किया जा सके। अगर स्ट्रैंड टेस्ट में बाल की हालत और रिजल्ट दोनों से ही मिलते हैं तो आप क्लाइंट का काम शुरू कर सकती हैं। क्लाइंट के रिकॉर्ड कार्ड पर तमाम डेटा नोट कर लें और उसको मुस्तकिल
मुस्तकबिल के लिए रख लें और फाइल में लगा दें। अगर स्ट्रैंड टेस्ट के नतीजे में बाल आपकी मतलूबा लेवल तक ब्लीच नहीं हो पाता, आप ब्लीच के मिक्सचर को मजीद बनाकर बालों पर दोबारा लगाएं या फिर प्रोसेसिंग टाइम को बढ़ाएं। अगर स्ट्रैंड टेस्ट के नतीजे में बाल बहुत ज़्यादा लाइट यानी हाई लेवल पर चले जाते हैं तो ब्लीच के मिक्सचर की स्ट्रेंथ को कम करें या प्रोसेसिंग टाइम को कम कर दें। क्लाइंट का काम करने से पहले क्लाइंट का 24 टू 48 आवर्स का पैच टेस्ट 24 टू 48 आवर्स पहले, घंटे पहले ले लें ताकि किसी किस्म की अगर एलर्जी हो तो जाहिर हो जाए। तो ये ब्लीच से पहले आपको ये करना भी ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम यहाँ पर इसको ख़त्म करती हूँ मैं आज की क्लास को, और इंशाल्लाह कल हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। टोनर्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइटनेस रीटच के बारे में पढ़ेंगे, और वो फिर ये है कि मेरी कोशिश होती है कि 15 से 16 मिनट की क्लास मैक्सिमम रखूं, ज़्यादा लंबी ना करूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अगर आपका कोई सवाल है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जो मेरे यूट्यूब के जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।